स्वयं जागृत नहीं होंगे, जब तक हम कोई भी मुकाम पर पहुंचने के काबिल नहीं हो सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो है जागृति की। तो जागृत होना बहुत ज़रूरी है और जागृति के साथ एक अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहा गया है संघे शक्ति कलियुगे। तो स्वामी जी महाराज भी इसी अभियान में लगे हुए हैं, क्योंकि वो एक विश्व गुरु की जो परिकल्पना पर काम कर रहे हैं और जो हम सभी को जगाने का काम कर रहे हैं। तो उनका ध्येय भी यही है कि हम सब जग जाएं और कैसे हम इस सामाजिक गंदगी को दूर कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि पहले तो हमें स्वयं को जागृत होना पड़ेगा, फिर स्वयं के साथ हमें समाज में जागृति लाना पड़ेगा। तो वो है आएगा कैसे? महत्वपूर्ण बात ये होती है वो सुधार कैसे आए, क्योंकि बातें तो बहुत लोग कर लेते हैं और उस पर काम करना कठिन होता है। तो काम जब तक हम स्वयं नहीं लगेंगे और लोगों को इस काम में नहीं लगाएंगे, जब तक समाज और स्वयं का सुधार हो नहीं सकता। तो इसी कड़ी में जैसा कि योगाहार शुरू हुआ, जब पूरी चीज़ें बंद थी और पूरा समाज एक महामारी से गुजर रहा था और उस महामारी के बीच एक कल्पना आई, एक भाव जगा कि कैसे हम जागृति लाएं। तो इसी कड़ी में जो योगाहार की टीम है उसने कार्य करना प्रारंभ करा और आज लगभग 3 वर्ष व्यतीत हो गया इस काम को करते करते। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ उस परब्रह्म परमात्मा ने विशेष दिया है और विशेष बनाकर पहुंचाया है। उसी कड़ी को हमें आगे बढ़ाना है और हमारा भी इस जैसे फसल चक्र होता है, मानव चक्र होता है, उस चक्र में हमारी क्या भूमिका रहे, कैसे हम उसमें सहभागी बन सकते हैं। तो उसी कड़ी में हम प्राकृतिक और जैविक की तरफ आते हैं। तो आज की परिवेश में हर व्यक्ति को सांस की जरूरत है। सांस की जरूरत है ये हर व्यक्ति को पता है, किंतु कोई भी व्यक्ति पौधा लगाना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति उसको संग्रहित नहीं करना चाहता और कोई भी उस ओर चलना नहीं चाहता। और आज जो चल रहा है, मेरा मन उससे बहुत व्यथित होता है कभी कभी कि जो भी चल रहा है बस दिखावे के लिए चल रहा है और दिखाना है बस। तो ऐसा धोखा किसके साथ है, मुझे समझ में नहीं आता है कि व्यक्ति किसको दिखाना चाह रहा और दिखाने से हो क्या जाएगा। जैसे पौधे लगाने की बात करी, तो आज मैंने बहुत सी जगह पौधे लगाते देखे हैं, एक पौधा और लगाने वाले 20, और सिर्फ उसमें गड्ढे में डाल दिया पौधे को और बस। उसके बाद जिन्होंने भी उसके साथ छाया चित्र लिया, वो आज तक उसके पास वापस नहीं गए होंगे। ये हमारी समाज की विडंबना है। तो इसको बदलना भी हमें पड़ेगा और कोई भी काम करने में अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती है
और वो है ऊर्जा कोई लगाना नहीं चाहता। और यदि वह ऊर्जा लगने लगी तो इस समाज को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसी में बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, बहुत सारे लोगों का को सुनना हुआ, तो उनका भी यही निष्कर्ष है कि कैसे हम उसमें सहयोगी बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता हमको सांस की होती है, और सांस कहाँ से मिलेगी? पौधे से मिलती है, पेड़ से मिलती है। और पेड़ कोई संरक्षित नहीं करना चाहता, लगाना नहीं चाहता। सिर्फ फोटोबाजी का ज़माना है और बस मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल में आपने स्टेटस लगा लिया, फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, और अन्य-अन्य जो सोशल मीडिया के जो साधन हैं, उन पर दिखा दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि दिखाने से ज़्यादा करना ज़रूरी है, तो सिर्फ़ दिखाने के ऊपर क्यों हमारा फ़ोकस हो गया है? हम कौन से समाज में जीना शुरू कर दिया और हम कहाँ आकर खड़े हो गए? इस पर विचार करना बहुत अति आवश्यक है। जैसा कि सोनी जी परसों के दिन क्लास ले रहे थे, तो उनने एक महत्वपूर्ण व्यथा बताई थी मोबाइल की, कि मोबाइल हमें बहुत दूर कर रहा है वास्तविकता से। हमारा पूरा समय मोबाइल में जा रहा है। यदि व्यक्ति ईमानदारी से अपना 24 घंटे में से 30 मिनट अपना स्वार्थ त्याग कर और समाज के लिए, प्रकृति के लिए और इस वातावरण के लिए, आज की कुरीतियों को दूर करने के लिए इस पर काम करे, तो मैं ये मानता हूँ कि समाज में एक नया अभियान जागृत हो सकता है। आजकल विदेश में देखें तो मोबाइल का उपवास शुरू हो गया। आप कल्पना तो के देखें कि मोबाइल से आदमी अशांत होने लगा। मोबाइल की ऐसी आदत हो गई है आदमी को कि वह उसमें ऐसा घुस जाता है जैसे उसके अलावा दुनिया ही नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें स्वयं में जागृति लाना पड़ेगा और हमें उस पर कार्य करना पड़ेगा। जैसा कि मैं सांस की बात कर रहा था, पेड़ से सांस आती है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, और कोरोना काल में हमने सभी ने देखा कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। लोग पीपल का पेड़ के नीचे ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे और उन्हें उसका फायदा मिल रहा था। तो प्रकृति हमें जो दे रही है, वह कभी किसी ने कल्पना नहीं की है, और उसी से हमारा शरीर चल रहा है। क्योंकि पंचभूत जो हमारे शरीर में है, वही आत्मा है और वही ईश्वर है और वही जीवन है, और उसे बचाने का काम स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। और उसमें कहीं न कहीं हम भी कुछ न कुछ तो समझ पाए हैं, इसलिए इस मंच पर बात कर रहे हैं और हम इस ओर बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि यदि जागृति नहीं होती, तो यहाँ पर हम इकट्ठा नहीं होते और यह चर्चा नहीं कर रहे होते। महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें स्वयं चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि एक किसान है, वह खेत में जो बीज लगाता है, तो परिणाम में वही बीज हज़ारों गुना होकर मिलता है। तो यह प्रकृति हमें हज़ार गुना दे रही है, तो हम क्यों नहीं उसको कुछ दें? वह भी हज़ार गुना होकर ही मिलेगा हमें। आप विचार करें कि
इस प्रकृति ने हमें जो दिया है उसका हमने कभी या हमारे जीवन में उसका कभी मोल चुका पाएंगे क्या? कभी नहीं चुका सकते। तो हम प्रकृति में हस्तक्षेप कैसे रोक सकते हैं? जैसा कि हमें संतोष सर मिले हैं, संतोष चौहान जी, मैं उनसे भी बहुत प्रेरित हूँ कि उन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष इस प्रकृति को बचाने में लगाए हैं और अनवरत अभी भी निस्वार्थ रूप से कार्य कर रहे हैं। कल ही उनकी क्लास थी, परसों के दिन, शनिवार के दिन। तो अपना समय इतना महत्वपूर्ण है उनके लिए, तो भी वह समय निकाल कर और इस किसान समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण है जो विशेष हैं, उसे आप बाहर निकाल कर और समाज को दें, प्रकृति को दें, तो हम इस समाज में एक नया आयाम, आने वाली पीढ़ी के अंदर एक नया सुधार ला सकते हैं। मैं स्वयं अपनी स्वयं की जमीन में 700 पौधे लगाया हूँ और आज जीवित हैं और बड़े हो चुके हैं। आम का बाग लगाया है, तो उसको लगाने में, और आज 4 साल हो चुके हैं उसको। 4 साल में बहुत सारी तकलीफें भी आई, आर्थिक नुकसान भी हुआ, बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ा, और उन उसको सबको लड़ते हुए, उस सारी परिस्थितियों को पार करते हुए आज वह बगीचा हमें फल देने के लायक बन पाया है। तो हम जब तक कोई भी चीज पर कार्य नहीं करेंगे, जब तक परिणति पर हम पहुंच नहीं सकते। जैसा कि संतोष सर के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें जो सिखाया है, तो उनके साथ चले हैं, सीखे हैं, तो आज कर पा रहे हैं। तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है, बस हमें हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाना है और उस पर लग जाना है, क्योंकि जब तक हम उस पर कार्य नहीं करेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इतना अच्छा मंच जिनकी जिनके सहयोग से मिला है, आदरणीय पवन कुमार सर, इन्होंने भी हमें जो प्रेरणा दी है और जो हमें आगे बढ़ने की जो सीख दी है, मैं उनसे भी बहुत प्रभावित हूँ कि इतने सहज व्यक्ति वो इतनी बड़ी जगह होकर भी हमारे लिए तत्पर होते हैं और हमारी चिंता करते हैं। योगाहर टीम नर्मदापुरम के ऊपर उनका भी बहुत बड़ा उपकार है कि वह इस पर पूरा अपना नजर गड़ाकर और कौन व्यक्ति क्या करे, सुधार कैसे आए, ये सारी चीजों पर कार्य कर रहे हैं। और हमें इस, जैसे कि योगाहर में कोई चीज हमारे हाथ से निकल जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग तक अवेलेबल करवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय पवन कुमार सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वह अनवरत रूप से प्रतिदिन कैसे नया सुधार हो सकता है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अगली योजना बनाएं, इस पर काम करते हैं। और योजना बनाने के साथ
उस पर समीक्षा की जाए, इस पर काम करते हैं। तो यह सब हो पाया है समूह की वजह से। जब हम समूह में काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें निकल के आती हैं और हम उस पर चिंतन-मनन कर सकते हैं। और जैसा कि प्राकृतिक खेती की बात करते हैं हम, तो प्राकृतिक खेती में महत्वपूर्ण है गाय। और गाय का होना महत्वपूर्ण तो है ही, उसको बचाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमारे साइकिल का अभिन्न अंग है। और खेती और गाय चोली दामन का साथ है, क्योंकि मान लो अभी युद्ध की जो परिस्थितियाँ चल रही, आज किसानी डीज़ल पर डिपेंड हो गई। मशीनी युग आ गया, डीज़ल के बिना संभव नहीं है खेती का होना। कीटनाशक और सारी चीज़ें तो बाद की हैं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण है डीज़ल। डीज़ल नहीं हो तो आज किसानी बंद हो जाए, क्योंकि आज आपके पास बैल नहीं बचे, आपके पास किसानी के वो साधन नहीं बचे, जिनको करके आप फसल उगा सकते हैं और अपना जीवन चला सकते हैं। आप दिने-दिन दूसरे के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, आश्रित होते जा रहे हैं। और जब तक स्वयं पर आधारित नहीं होंगे, जब तक हम कोई भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। हम दूसरों पर आधारित हो गए और दूसरे पर आधारित रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही हम नया कर सकते हैं। तो गाय को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे विषम परिस्थितियों में हम उस खेती को यदि बचा सकते हैं, तो वो गौ माता की वजह से बचा सकते हैं। हम बैलों के साथ खेती कर सकते हैं, बैलों से खेत को हाँक सकते हैं और खेती को बचाने का एक मुख्य ज़रिया गौ माता ही है। क्योंकि गौ माता आज हम डीएपी, डीएपी, डीएपी चिल्ला रहे हैं। एक दिन वो था जब सरकार घर-घर ले जाके यूरिया देती थी, डीएपी देती थी, हमारे पूर्वज उसे लेना पसंद नहीं करते थे। और आज उस स्थिति पे लाकर खड़ा कर दिया कि वो डीएपी दे तो दिया, मगर अब उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है। तो सरकार तो अपना जो स्वयं का हित सोचकर कार्य करते आई हैं और करते रहेंगी। हम क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यही होगा। आज हम उस पर डिपेंड नहीं होते, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। मगर एक हरित क्रांति की दौड़ में हम इतने अंधे हो गए कि हम भूल गए कि हम भी उसमें दौड़ने लगे और भूल गए कि हमारी मूलभूत खेती गाय पर डिपेंड थी। गाय से जो गोबर निकलता था, उससे खेतों का भरण-पोषण होता था, दूध से हमारा और हमारे बच्चों का होता था और उससे जो बछड़ा होता था, उससे बैल बनते थे और बैल से इस खेती को किया जाता था। हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को तो हमें बताना पड़ेगा कि ऐसे भी खेती होती थी, क्योंकि उनने देखा ही नहीं ना। वो तो यही सोचेंगे कि मशीन से ही हमेशा से ये है होते आ रहा है। मेरी बहुत बहुत कम उम्र है, किंतु मैंने वो समय बैल का समय भी देखा है और आज मशीन का भी समय देखा है। वास्तविकता में वो समय अच्छा था, जिसमें हम शुद्ध भोजन कर रहे थे और
इससे ज़्यादा मेहनत कर पा रहे थे और उस मेहनत के साथ हम निश्चिंत जीवन जी रहे थे। आज हम जी तो रहे हैं, किंतु निश्चिंत जीवन नहीं जी रहे हैं। या तो रोग से ग्रसित हैं या फिर हमारे अंदर इतना भरा हुआ है, इतना हमारे दिमाग पे लोड है कि हम यही सोचते हैं कि यार समय नहीं है। उस समय की बात करूं तो उस समय में मेहमान ही जाते थे तो अपना स्वयं का कार्य कर लेते थे खेती का, और हमारे रिश्तेदारों का कार्य करने भी अपने घर छोड़कर चले जाते थे। तो समय तो आज वो ही है ना, 24 घंटे ही है ना। उस समय में भी 24 घंटे थे, आज भी 24 घंटे। तो ऐसी कौन सी संपन्नता आ गई आपके अंदर कि हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं, अपनी चीजों से दूर होते जा रहे हैं। चकाचौंध भरे जीवन में हम भूल चुके हैं वास्तविकता को, वास्तविकता में जीना भूल गए हैं, और वास्तविकता में हम संपन्न नहीं हुए हैं। वास्तविकता में हम स्वास्थ्य प्राप्त, आज टेक्नोलॉजी की ज़माना है और टेक्नोलॉजी में बात करें तो हम ऐसा कर चुके हैं, वैसा कर चुके हैं। हम बहुत चिकित्सा पद्धति बहुत ऊँची आ गई है। हम आज बड़े-बड़े ऑपरेशन करने में सक्षम हो गए हैं। तो भी आज हम ठगा हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं? कभी विचार करके देखें आप। हम यदि जैविक अपनाते हैं और जैविक वस्तु, अन्न ले लें, मसाले ले लें या सब्जी ले लें, इनको खरीदते हैं और हम इन्हें यदि उस केमिकल वाली चीज़ों से थोड़ा भी महँगा लेते हैं तो हम अपने आप में ठगा हुआ महसूस करते हैं, और डॉक्टर के पास जाकर हम अपना पूरा खाली कर देते हैं। तब हमें विचार भी नहीं आता हमारे जीवन में कि हमने जो जीवन भर इकट्ठा करा फिर वो आसानी से दे रहे हैं। तो वहाँ उस से आप कल्पना करके देखें कि आपस में वो पैसा देना ठीक है या हम शुद्ध खाएँ, वो देना ठीक है। क्योंकि हमने हमारी मानसिकता ही एक संकुचित मानसिकता के अंदर काम करना शुरू कर दिया है, और संकुचित मानसिकता में हम आसानी से सब कुछ चीज़ ले सकते हैं और उसमें उनका उपयोग कर सकते हैं, किंतु उस मानसिकता के कारण हम उसमें कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हम एक-एक जैविक किसान नहीं बना पा रहे, किसान को हमारा अपना नहीं पा रहे हैं, और जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे फैमिली किसान जिस दिन हम सभी को ज़रूरत है। जैसे मैं जैविक खेती करता हूँ स्वयं के लिए 1 एकड़ में, तो मैं उस 1 एकड़ में खाने का गेहूँ उगा पा रहा हूँ, मूँग उगा पा रहा हूँ। बाकी मसाले की ज़रूरत है, सब्जी की ज़रूरत है। अब सब्जी भी उगाऊँगा जैसे कि, तो कितने प्रकार की सब्जी उगा सकता हूँ। तो जैसा कि पहले पैसे नहीं देकर और चीज़ों का आदान-प्रदान किया जाता था, उससे आत्मिक भाव भी बना रहता था, और प्राकृतिक चीज़ें मिलती थीं और हम उनको खाते थे और बढ़िया स्वस्थ रहते थे। तो हमें आज प्रकृति के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।
प्रकृति में, जैसा कि संतोष सर ने हमको ट्राइकोडर्मा बनाना सिखाया, और उसकी उम्र बताते हैं सर कि उसकी उम्र है 100 वर्ष, हजारों वर्ष तक जिंदा रहता है, और हम उसे खत्म करने में लगे। उसके बहुत सारे कारण, हम उसको जल से खत्म कर रहे हैं, उसको पेस्टिसाइड से खत्म कर रहे हैं, उसको आग से खत्म कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी अत्याधुनिक चीजों में हम उड़ने लगे हैं कि उसको दूर करते जा रहे हैं, प्रकृति से प्रकृति की चीज दूर कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि खेती में धरती माता से कार्बन कम हो रहा है, धरती माता हार्ड हो रही है। जहां 25 के ट्रैक्टर बैल वखर की खेती होती थी, 25 के ट्रैक्टर से खेती होती थी, वहां 55 के ट्रैक्टर की आवश्यकता हुई, वहां 60 के ट्रैक्टर की आवश्यकता हुई, और आज आ गया 4 व्हील का जमाना आ गया। और आने वाले समय में कैसे खेती संभव है, मुझे तो नजर नहीं आती। खेती में जब सहमित्र दिन में काम तो करते ही थे, सुबह मवेशी को चराते थे 4 बजे उठकर, जब जाके वो है बखर में जोते जाते थे, फिर दोपहर को चराते थे, और फिर शाम को चराते थे। तो हमारे पूर्वजों ने वो सब किया, फिर भी नहीं कहते थे कि हम इतना कुछ किए, या इतने अत्याधुनिक हो गए, या हमने इतनी मेहनत कर ली। आज हम देखें, आज आने वाली पीढ़ी वह पानी नहीं पी सकती है अपने आप से। गुलामी का इतना बड़ा हमारे अंदर मानसिकता बैठ गई है, हमारे दिमाग के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर, हमारी दिनचर्या के अंदर, कि हम उस ओर सोचना ही नहीं चाहते, उस ओर देखना ही नहीं चाहते। आज बच्चों को देखें तो उनको स्वयं थाली मिलती है, तो भी उसमें आधा खाना छूटता है। जैसा कि संतोष सर बता रहे थे कि हम खाना बचाना सीखें पहले तो, क्योंकि उस खाने को बचाना शुरू कर दिया तो प्रकृति से हम आ तो प्रकृति से ही रहा है, और उसको लाने में कितने प्रकार का प्रदूषण हो रहा है, यह सोचने की बात है। कितने प्रकार की चीजों का उसमें उपयोग किया जाता है, जब आपकी थाली में भोजन पहुंचता है और उस भोजन को आप फेंक देते हैं। मैं आजकल नोटिस करता हूं चीजों को कि थाली में लेते बहुत कुछ हैं, मगर पूरा नहीं खा रहे हैं आज। खासकर आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो आज का परिवेश है, उसमें 100% थाली से अन्न खत्म नहीं किया जाता। कहीं कहीं तो मेरे को देखने को मिला है कि 50% अन्न फेंक दिया जाता है। उसमें कितना समय, कितना अर्थ, और कितना संसाधन लगा है, सोचने की बात है। मान रहा हूं आज संपन्न है व्यक्ति, हर चीज खरीदने को खरीद सकता है, किंतु उसमें जो समय खर्च हुआ है, उसमें जो संसाधन लगे हैं, उसमें जो मान लीजिए 1 किलो अनाज आपकी थाली तक पहुंचा है, तो उस 1 किलो अनाज को आने में उसके अंदर जो समय, अर्थ और संसाधन लगे हैं, उन पर कभी विचार नहीं किया हमने। उन पर विचार करना बहुत जरूरी है।
और उन पर विचार नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी को हम जीवन को बचाने में संभव नहीं होंगे। जैसे कि हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज 90 साल, 80 साल, 100 साल जीवित रहते थे। आज नया जीवन देखें तो 50 की उम्र पर सिमटते हुए दिखाई दे रहा है। तो आने वाला जीवन कैसा होगा? आप कल्पना करें कभी। जब तक हम स्वयं विचार नहीं करेंगे, जब तक हम कोई भी चीज पर काम नहीं कर सकते। स्वयं जब चिंतन करेंगे और स्वयं से चीजें निकल कर आती हैं, तब हम जाकर उस पर काम करते हैं और फिर तब जाकर उस पर सफलता हासिल होती है। मैं स्वयं की बताऊं तो मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं इस प्राकृतिक खेती को जाने हुए और इस पर विचार करके, इस पर काम करके। और फिर भी आज मुझसे आप सभी योगाहार के सदस्य पूछें कि आपके जीवन में प्राकृतिक खेती कितनी अपना पाए आप? तो जहाँ मैं 37 एकड़ में खेती कर रहा हूँ, वहाँ 1 एकड़ में अपना पाया हूँ और अपने परिवार के लिए अपना पाया हूँ। तो विडंबना तो है। मैं स्वयं आपसे नहीं कह सकता कि आप 100% करें, किंतु मैं जब 15 साल पहले उस चीज को जाना हूँ और तब इतना कर पाया हूँ, तो हमें बहुत काम करने की जरूरत है इस चीज पर, जब जाके इसमें सुधार आ पाएगा और जब जाके हम हमारे स्वास्थ्य को सुधार कर पाएंगे। क्योंकि आज हम जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, उसका परिणाम आने वाले सालों में आएगा। कई सालों में उसका परिणाम दिखता है। क्योंकि हम पौधा लगाते हैं तो वो तुरंत फल नहीं देता है। फल तो समय निकलने के बाद ही आएगा। ऐसा ही हमारे जीवन में भी हम जो कार्य कर रहे हैं, उसमें से इस समाज के लिए, इस प्रकृति के लिए देना सीखें और देंगे, तभी जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं और हम इस पर कार्य कर सकते हैं। क्योंकि मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ कि मुझे 15 साल लगे हैं, तो भी मैं पूर्ण खेती पर जैविक करने में सक्षम नहीं हो पाया, ना कर पा रहा हूँ। हम हमारे जीवन में बात कितनी बड़ी बड़ी कर लें, किंतु परिणाम उसी से आएगा जो हम कर रहे हैं। और हम प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की बात करें तो हर चीज कर पाना किसी भी व्यक्ति की बस की बात नहीं है। ये बहुत, जैसे प्रकृति में अनेक पेड़ पौधे हैं, ऐसे ही अनेक चीजों का समावेश है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी प्रकृति की खेती में भी अनेक चीजों का समावेश करना पड़ेगा और वह एक व्यक्ति कर पाए, यह संभव नहीं है। जब तक हम सब मिलकर उसका बीड़ा नहीं उठाएंगे और उस पर काम नहीं करेंगे, जब तक हम सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। जैसा कि स्वामी जी महाराज कहते हैं, होगा करने से। यह मेरे जीवन में तो बहुत, मतलब मुझे तो बहुत आघात कर चुकी है ये बात। और कहीं ना कहीं मैं उस पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी चल तो नहीं पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ।
और कोशिश हमेशा सफल होती है। इसी आशा विश्वास के साथ मैं उसमें लगा रहता हूँ। जैसा कि संतोष सर ने बताया कि हमारे मानव शरीर में हेवी मेटल्स के कण मिलने लगे। जब बड़झिरी में हम लोग गए थे और वहाँ पर मेहरा जी ने एक सवाल रखा था उनके सामने कि वर्मा जी ने अभी एक कोई उनके मित्र हैं डॉक्टर और उन्होंने चेकअप कराया था, तो मानव शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा मिली। तो सर ने बोला कि ये तो कुछ नहीं है, हेवी मेटल्स मिलने लगे। जैसा कि मैं कल सुन रहा था कि आने वाला समय प्लास्टिक का है और प्लास्टिक इतने हद तक जाने वाला है कि क्या बच्चे भी प्लास्टिक से होंगे? प्लास्टिक में बंद बच्चे आएंगे। आप कल्पना तो करिए कौन सा जीवन जी रहे हैं। यही आधुनिकता है क्या? हम संपन्न हुए हैं मगर संपन्न सिर्फ धन से हुए, ना तो स्वास्थ्य से संपन्न है, ना आपके शास्त्रों से संपन्न है। आप शास्त्र ऐसे ऐसे शास्त्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो 1 महीने आग नहीं बुझी। तो उनमें क्या था? जैसा कि सोनी जी बता रहे थे कि हमारे शास्त्र को छुपा कर रखना की बात थी और हम उनको छुपा कर नहीं रख पाए, उनको बचा नहीं पाए। तो उनमें कोई चीज होगी। जैसे कि मेरे को अभी एक बात पता चली थी कि गुरुकुलों में क्या होता था। गुरुकुलों में शरीर को सुधार के कार्य तो किए ही जाते थे, बौद्धिक कार्य भी किए जाते थे। बौद्धिक कार्य में क्या होता था कि जो शास्त्र पुराने हो गए हैं उनका लेखन कार्य किया जाता था, उन्हें नए बनाकर रखे जाते थे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उसको देख सके और उस पर उन चल पाए, वो उसको देखकर जीवन में उतार पाए वो चीजें जो प्राप्त थी। आज हम जिन खोजों की बात करते हैं वह सारी खोज पहले से ही हो चुकी थी, सिर्फ हमने उन्हें भूल गए और वापस से उन्हें लाना शुरू कर दिया, तो आज खोज कर दी, यह नाम देने लगे। जैसे कि अब ज्यादा दूर मत जाइए, आज हम इस मशीनीकरण के युग में जी रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी बैल बखर या वह वाली प्राकृतिक खेती, वह जैविक खेती करेगी और फिर उसको क्या बताएगी आने वाले लोगों को कि हमने ये खोज कर ली। तो ये क्या वास्तविकता है क्या? यह मेरे मन की जो वेदना थी मैंने आप सभी के सामने रखी। इससे किसी को आघात लगा हो तो मैं उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं बहुत अल्प जानता हूँ, अभी मुझे भी सीखने की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी से यदि कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और अब हम आपस में चर्चा कर सकते हैं यदि आपके अंदर भी कोई बात हो आज के विषय पर तो हम चर्चा कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद, आपने मुझे सुना। प्रणाम।
जी ओम। और आदरणीय गणेश गौड़ जी ने बहुत सारे विषयों को एक साथ समेटे हैं। जागृति से लेकर के आधुनिकता तक सारी बातों को उन्होंने स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य से लेकर तन के स्वास्थ्य, इस पर भी चर्चा की है। सामाजिक स्वास्थ्य के ऊपर भी अपनी जो भी उनके मन में वेदना है उसको प्रकट किया है। अब मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में किन्हीं के प्रश्न हैं तो निश्चित प्रणाली मराठे जी ने अपना हैंड रेस किया है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात कहें। जी ओम। ओम ओम। सदन को सादर प्रणाम वंदन। आदरणीय गणेश गौर जी, आपने जो बताया वो बहुत दिल को छुआ। हम क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न आपने सबके सामने रख दिया। तो मुझे लगा कि मैं अब बहुत दिन थोड़ी सी पीड़ा के कारण ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा एक अनुभव किसानी क्या होती है, तो मैंने इस एक 4 महीने में जो अनुभव लिया वो आपसे साझा करना चाहती हूँ। तो यहाँ जून महीने में बहुत वर्षा होती है और उस वर्षा मेरे लिए बहुत एक आह्वान होता है, और उस वक़्त मैं खेती कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ कंकड़ भूमि है। तो ये 6 महीने मेरे लिए बहुत ही आ आनंददायी होते हैं। मैं थोड़ा-सा वीडियो दिखाऊँगी आपको। मेरे बगीचे में ना आज इतने भेंडी भेंडी है, वो आ रही है। मैं लोगों को दे सकती हूँ, वो जैविक है, प्राकृतिक है। अ, फिर भी मुझे मेरे मन में एक आह्वान था कि मेरा ये हाथ राइट हैंड ही मेरा अदुकी मतलब हो गया और मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन इस भूमि के लिए मुझे करना ही है, करना ही है, ये एक ही विचार था। तो आज भिंडी इतनी हो रही है कि मैंने बहुत लोगों को दी दी। वो गवार, हमारे यहाँ गवार चिटकी बोलते हैं ना, वो इस बरस ही मैंने हार मान ली थी थोड़ी सी, 10 बरस वो गवार का पौधा लगाती, बड़ा होता, मरता, यानी क्या डेढ़ हो जाता। इस बरस ना मेरे गवार के सब पेड़ अच्छे हो गए और इतनी मिल गई, मैं स्कूल के बच्चों को भी ये प्राकृतिक आहार दे सकी और 4-5 घरों को ऐसा ही मुफ्त में ये दे रही हूँ। और क्या कहूँ, ये झंडू है ना, देखो ये सब पेड़ बहुत अच्छे हो गए हैं। मैं जो है छोटे-छोटे, इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा हाथ से काम नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने क्या किया कि मुझे मेरे ससुर में जाना पड़ता है, तो मैं जाते-जाते वक़्त ना दाना रोके जाती हूँ। क्योंकि मैंने ये भुईमुग है ना, शेंगदाना बोलते हैं, वो शेंगदाना मैंने जून महीने में डाला तो सब यहाँ उंदीर घुसी ने चौपट कर दिया, एक भी नहीं मुझे मिलने दिया। बहुत दुःख हुआ, लेकिन मैंने सोचा इस भूमि में ही अलग सा मैं रो सकूँगी। तो मैंने ये आपके यहाँ क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं आता है, बीन्स बीन्स की तरह ये छोटे-छोटे रोप मैंने थोड़ा-थोड़ा हाथ से ये करके डाले, तो ये यदि इतने-इतने पौधे हो रहे हैं बड़े-बड़े। अ, भेंडिया लगी है पेड़ को, और मैं गवार बोलती हूँ ना, तो ये गवार है। इतनी लंबी-लंबी गवार बन गई है, एक एक वीत की गवार हो गई है। एक वीत, हाथ की एक वीत की गवार बन गई है। इसी प्रकार हम भूमि की सेवा करें तो वो हमें भर-भर बहुत क्या कहूँ, तुलना नहीं कर सकते हैं, इतना दे रही है। मैं कुछ भी सब्जियाँ बाज़ार से नहीं लाती हूँ। अब इतनी मिल रही है ना मेरे यहाँ, अ, तो ये अनुभव मेरा आपको साझा करना चाहती हूँ। बाकी ये सब हरा-भरा हो गया है, बहुत आनंद मिलता है। अ, तो ओम, प्रणाम। बहुत सुंदर मराठी बहन जी।
आपने जो हम लोगों को योगाहार के माध्यम से और आपके प्रयास से जो आपने किया है उसके लिए हम आपको नमन करते हैं। आपने बहुत मेहनत करके ऐसी विकट परिस्थिति में भी आपने चीज़ों को किया है। मैं आदरणीय शरद भैया को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज जो गणेश जी के जो विचार थे बहुत छू लेने वाले थे विचार। और उन्होंने कहा कि जैसे कैसे पुराने लोग किसी चीज पर डिपेंड नहीं थे, ना डीजल की आवश्यकता थी, ना ही उन्हें डीएपी की जरूरत थी, किसी की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी जिससे उनकी खेती की लागत बढ़े और उनको अपनी खेती में केमिकल डालना पड़े। आज की जो परिस्थिति है, बगैर केमिकल डाले एवरेज नहीं मिल पा रहा है किसानों को, और जो जैविक पैदा कर रहा है उसको सही मार्केट नहीं मिल पा रहा है। वो अपनी जैविक की चीजों को कैसे मार्केट में रखे, ये अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं बन पाए हैं। इस तरफ गवर्नमेंट ने काफी प्रयास किए, एपिडा बनाया हुआ है पंजीयन के लिए, जैविक प्रमाणीकरण संस्था बनाई है जो कि कर रही है। लेकिन एक जो सिस्टम, जो एक इजी सिस्टम चाहिए जहां पे किसान मंडी में ले जाके, आज हमारे यहाँ किसान जाता है मंडी में, मालूम है किसान को, सरकार को और बड़े बड़े समाज सेवियों को मालूम है कि सब्जी मंडी में जब सब्जी बिकती है तो 10% पैसा उसका कट जाता है। पूरी सरकार के सामने एक आड़तिया छाती ठोक के किसान से पैसे लेता है। इतनी बड़ी बड़ी सरकारें हैं जो अपने आप को सनातनी बताती हैं और बड़ी बातें करती है, लेकिन आज किसान का 10% का टैक्स वो हटवा नहीं पाए हैं। जिसके सांसद, विधायक, पार्षद और सारे लोग एक उसके हैं, लेकिन वो किसान की पीड़ा जो 2 डलिया लेके साइकिल से जाता है सुबह, और जब मंडी में उसका माल बिकता है और वो मंडी में से चुंगी निकलती है और 10 रुपए का कमीशन कटता है, तो वो कमीशन आज तक किसी की निगाह नहीं है। आज सिर्फ निगाह है कि वोटों को कैसे कलेक्शन करना है, सिर्फ वो किसान की पीड़ा नहीं दिखती। जो किसान की पीड़ा है, कैसे किसान का 10% कट जाता है, वो जाके किसी ने सर्वे नहीं किया, वो पेपर वालों ने कभी नहीं डाला। क्यों नहीं डालते पेपर वाले? कहाँ है, किससे मिले हुए? वो 2 डलिया वाला किसान क्यों मजदूर बनने के लिए मजबूर हो रहा है? उसकी मजबूरियों को कोई ने नहीं देखा। बहुत आज ऐसी गणेश जी ने बहुत सारी बातें कही जो दिल को छुई। वो बहुत अच्छी बातें रही कि आज हम जो डिपेंड हैं, आज वाकई हम लोगों का हम डीजल के बगैर खेती नहीं कर सकते। अगर आज हमें सुबह ट्रैक्टर चलाना है तो उसके पहले डीजल लाने की हमें तैयारी करनी है कि आज हमारे ट्रैक्टर चलाने हैं तो हमें 100 लीटर डीजल चाहिए। आज हमें खेत बोना है तो डीएपी यूरिया की तरफ हमें लाइन लगना है, चाहे डंडे पड़े या कुछ है, वहां से बोरियां यूरिया की लानी है। मालूम है इनसे लाख की, इनसे कैंसर होगा, बीमारी होगी, इनसे सब होगा, लेकिन अगर खेत में सोइंग करनी है, बोनी करनी है, क्योंकि प्रकृति खेती और जैविक खेती में कोई इजी तरीका नहीं है जिससे धुआंधार खेती की जा सके। ऐसा कुछ है ही नहीं। एक डीएपी ऐसी है, आज इंस्ट्रूमेंट ऐसे बने, आज जैविक को बोने वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बताइए ऐसा हिंदुस्तान में कहां है ऐसी मशीन जो गोबर की खाद खेतों में बो दे? किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाई। इतने करोड़ों पेमेंट करती है सरकार, कोई भी वैज्ञानिकों ने ऐसी कोई दम नहीं है जिसने ऐसी मशीनें बना दी हो जिससे गोबर की खाद की बोइंग हो जाए। आज प्रोम की मशीनें आ रही हैं, लेकिन प्रोम भी डीएपी के रेट के भाव बिक रहा है। अगर डीएपी 1200 रुपए है तो वो प्रोम बनाने वाली मशीन के कारखाने वाले 1300 रुपए में प्रोम बेच रहे हैं। उसमें और भी कुछ नहीं है, गोबर और सुपर फास्फेट को मिला के उन्होंने बना के बाजार में ले आए हैं और एक मोटा कमीशन किसानों से खा रहे हैं।
इतनी पीड़ाएं हैं, इनको धरातल से कौन दूर करेगा? ये बहुत बहुत सारी चीजें हैं। और गणेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आज उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। जियो, प्रणाम। बहुत सुंदर आदरणीय हमारे शरद भैया ने किसानों की पीड़ा को जो है दर्शाया है कि किस तरह से डंडा ठोंक करके किसानों से 10% ले रहे हैं, वो तो ले ही रहे हैं, और जो अच्छी चीजें होती है वो डलिया में से पहले निकाल लेते हैं, वो भी निकाल के सही अलग साधु, रखते हैं। चुंगी पहले निकालते ऊपर से उसकी। जी जी, वो 10% तो है ही है। इसके बाद भी जो डलिया में बढ़िया बढ़िया, मान लो कोई फल लेके गया है तो 4 फल वो पहले ही निकाल के रख लेंगे अलग से अपने लिए। ये भी वहां पर एक परिपाटी चलती है, जो हमने कभी वहाँ गए हैं तो उसको देखा है। तो निश्चित रूप से इन सब के ऊपर कभी कोई चिंतन मनन नहीं होता। आदरणीय योगाहार मैं गणेश जी को बाद में बुलाऊंगा। योगाहार का जो है हैंड रेज है, आदरणीय आए और अपनी बात कहें। जियो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी। आज जो आदरणीय गणेश गौर साहब ने विषय रखा, इसके बाद आदरणीय जो शरद वर्मा जी का उद्बोधन रहा है, ये किसान की पीड़ा, किसान की आवाज़ जो आज शरद वर्मा जी बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि ये उन्होंने यथार्थ कहा है कि किसान की समस्या क्या है। जो आज चर्चा हो रही है सदन में, योगाहार कार्यक्रम में, बिल्कुल होना चाहिए। अभी मैं आपको एक और अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। अभी मैं नर्री गांव में गया, जो सतपुड़ा जंगल से लगा हुआ है। विंध्याचल सतपुड़ा जो जंगल है नर्मदापुरम जिले के, उस क्षेत्र के जंगल के आखिरी छोर पे जब जंगल में गया, जहाँ पर एक नंबरदरगढ़ का कोई गांव है, वहाँ के मोमडन परिवार है। वो जो है किसानों को 4 महीने पहले 1000 1200 रुपए देता है, और वो अभी जो धान खरीद रहा है, वो धान जो है 1 क्विंटल 1200 रुपए में खरीदी जा रही है। मतलब इतना 12 रुपए किलो धान खरीदी जा रही है, और पूरा किसान जो है बेचारा, गरीब किसान वहां पर उससे पैसे ले लेता है और अभी धान दे रहा है। जब एक गाड़ी ट्रैक्टर भर के निकला तो वहां पे हमने पूछा उनसे कि भाई, रामविलास जी थे वहाँ, तो उनसे पूछा, वो बड़े संपन्न हैं और सभी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में वो रखते हैं, उसके मुख्य हैं, उस क्षेत्र के वो मुखिया हैं, एसटी समुदाय, आदिवासी समाज के। हमने कहा कि भैया ये कौन से व्यापारी क्या खरीद रहे हैं? बोले व्यापारी ये जो है मोमडन परिवार है, और ये पूरे क्षेत्र में जाता है, पहले 1000 1200 रुपए दे देता है, और फिर जो है अभी धान हुई है तो अब पूरा खरीद रहा है। मक्का खरीदता है, मक्का जो है इतना, हाँ मक्का खरीदा था उन्होंने। तो इस प्रकार से किसानों का इतना शोषण हो रहा है। और अगर सरकार क्या देख रही है, सरकार का कहीं ना कहीं बात जो है सरकार तक पहुंच रही है, अधिकारियों तक पहुंच रही है, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। जैसा साहूकारी में 3 रुपया सैकड़ा पे जो है रोक लगाने की बात सरकार करती है, इसी प्रकार से किसान का इतने कम रेट में 1200 रुपए में एक खरीदना एक बहुत बड़ी वो है। तो इस पर रोक लगना चाहिए कि तुमने पैसा दिया है भाई, उसका जो उचित ब्याज है वो किसान से ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी फसल ही सीधे सीधे आधे से कम दाम में खरीद लो। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं, ये बात है जो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये भी हमें अपनी बात रखना चाहिए। किसानों का बहुत ज्यादा हित है, क्योंकि लागत इतनी आ गई और उसका मूल्य भी नहीं मिला। ये बात भी इस सदन में मैंने आज जो पीड़ा थी कल, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा इसमें क्या हो सकता है? बोले कुछ नहीं भैया, वो तो सारे और व्यापारी भी ऐसा ही कर रहे हैं। इस पर क्या हो सकता है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। जो तो और देखिए, ये जो यथार्थ में जो हम चीजें देखते हैं, और जो हम ऊपर से देखते हैं वो हमें बहुत अच्छा अच्छा दिखाई पड़ता है, पर जमीनी स्तर पर जाते हैं तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आती है। मैं आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी टिप्पणी दें। आदरणीय पवन कुमार जी, धन्यवाद मेहरा जी। और आज के हमारे मुख्य वक्ता गणेश गौड़ के जो अनुभव है, उनके अंदर की जो पीड़ा है, उनके आगे की इसके स्थिति को समझने की जो उन्होंने आज अपने वक्तव्य में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उनमें से हर एक विषय पर हमें आने वाले समय पर और गहन
विचार विमर्श करते हुए उसको परिवर्तित करना है किसी न किसी रूप में, एक्शन में। मैंने हैंड रेज इसलिए किया क्योंकि ये जो हमारी बातें आज हुई हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें तुलनात्मक हैं। हम एक तुलना करते हैं कि हम आज इस स्थिति पर हैं, पहले हम इस स्थिति पर थे। जब हम पहले उस स्थिति पर थे तब भी हमें परेशानी होती थी, वो परेशानियां दूसरे तरह की थी, और हम आगे बढ़ना चाहते थे। उस समय सब लोग कहते थे कि आगे बढ़ना है, हमें आगे निकलना है। जब आगे निकल गए तो जो से दूसरी स्थिति आई, उससे हम पुरानी स्थिति को याद कर रहे हैं। तो ये जो तुलना का खेल है और ये तुलना का जो चक्र है, इसको मैंने भी बहुत नज़दीकी से देख रखा है। मैंने इसलिए इसको देख रखा है क्योंकि मैं अभी वर्तमान में अपना और जो समय मुझे मिलता है योगाहार के अलावा, जिसमें हम चर्चा करते हैं, मैं अन्य समाज के लोगों के साथ भी, अन्य देशों के लोगों के साथ भी जब वार्तालाप करता हूँ, तब वहां पर भी वही तुलना की बात आती है। और तुलना की बात इस तरह से भी आती है कि भारत कितना आगे बढ़ गया है, वो भारत के लोग कितने सुखी हैं, कितने उनकी तरह की सुविधाएं उनको मिल रही हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। मैं बातचीत करूंगा, दूसरे जो विषय है उस पर भी बातचीत करूंगा। तो ये क्या चीज हो रही है कि नंबर एक, यहाँ पर और जगह के मुकाबले शांति है। तो शांति की क्या हम तुलना कर सकते हैं कि हमें जो शांति अभी वर्तमान में मिल रही है, वो दूसरे देशों में किस तरह की अशांति से लोग गुजर रहे हैं और अपनी तुलना हमारे साथ कर रहे हैं। तो ये जो शांति है, ये शायद हमारे सनातन धर्म की वजह से ये शांत रूप से हम रह पा रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर भी बहुत कुछ हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी उस तुलना में हम लोग आगे हैं। हम आगे इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास अब ये जो पैसा को लेन देन करने का जो सिस्टम है, वो बहुत आगे तक पहुंच गया है, बहुत आगे, और उसके मुकाबले हम बहुत आगे हैं। हमारा यूपीआई का सिस्टम बहुत आगे पहुंच गया है। उसके जगह पर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो उनको बैंक जाना पड़ता है, या उनके वहाँ के जो सिस्टम है इतने परिपक्व नहीं है जितना कि हमारे देश में आज की तारीख में बन गए हैं। तो उसकी भी हम तुलना करते हैं। हम तुलना कर रहे हैं वहाँ की महिलाओं की स्थिति के ऊपर। तो उसकी जब तुलना करते हैं तो महिलाओं की स्थिति की मेरे पास फोटो आई थी, और उसको मैंने जब देखा तो हम आज से 30 साल पहले चले जाएं, 40 साल पहले चले जाएं, तो ऐसी महिलाओं की स्थिति को हमने देख रखा है। तो उसकी भी हम तुलना कर रहे हैं। इसके साथ ही जब मैंने देखा कि हमारे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड की कैसी स्थिति है और उनके वहाँ कैसी स्थिति है, तो उसकी भी हम तुलना करते हैं, वहाँ पर भी हम आगे आ गए हैं। हम जब तुलना करते हैं कि उनको कैसे गांव के लोग कैसे मकानों में रह रहे हैं और कैसी स्थितियों में रह रहे हैं, जब मैंने उसकी फोटो देखी और फोटो मैंने मंगाई ये समझने के लिए कि वहां पर क्या स्थिति है, तो उसके मुकाबले हम भी बहुत आगे आ गए हैं। इस आगे बढ़ने के ध्येय के साथ ही और जो स्थिति है उसमें हम पीछे भी चले गए हैं। तो ये तो हमें एक समाज के रूप में समझने की ज़रूरत है कि हमारी अब यात्रा आगे कैसे चलने वाली है और कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे हम ऐसे कौन से काम कर रहे हैं जिससे कि हम अपने कुछ चीज़ों को नीचे पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, यानी कि हम आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे चले जा रहे हैं। इस विषय पर मुझे लगता है कि हमारे सदन के सदस्यों को खुद सोचना भी चाहिए, विचार करना चाहिए और आपस में चर्चा भी करनी चाहिए। अपने समाज में रह के हमें चर्चा भी करनी है। ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि हमें पीछे धकेल रही हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें अभी भी आगे आगे ले जा रही है। और जैसा मैंने कहा, ये सब तुलनात्मक है, ये सब हमारे अपनी वर्तमान समाज की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो तुलना मैं ऐसा भी करता हूँ कि मैंने अभी जब एक देश के वहाँ से बातचीत की, और ये मुस्लिम प्रधान देश है, वहाँ की मैंने महिलाओं की स्थिति के ऊपर उसको समझने का प्रयास किया कुछ दिनों तक, तो कुछ महीनों तक। और फिर मैंने प्रश्न पूछा कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों की स्थिति में आप क्या समझते हैं, आपकी क्या समझ बनी है। तो ये प्रश्न को भी कुछ लोगों ने गंभीरता पूर्वक लिया है और उसको समझने का प्रयास किया है कि वाकई
उनकी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की स्थिति में कैसी है। और फिर मेरा अगला प्रश्न था कि आपके नज़रिए में महिलाओं की स्थिति क्या होनी चाहिए, आपके वर्तमान स्थिति में अगले 1 साल में, अगले 2 साल में आप क्या सोचते हैं कि ये स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, कितना हो सकता है, क्या कुछ संभव है? तो इस विषय पर अब लोग बातचीत कर रहे हैं, उसकी समझ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद अगर वो कुछ करना चाहेंगे तो कुछ करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो जब अगला समय आएगा तब कुछ करेंगे शायद। तो लेकिन कुल मिलाकर के जब हम तुलना की बात करते हैं, मैंने उसी से शुरुआत की, तो हम अपनी तुलना इस चीज से भी करें कि हम एक समाज में रहते हुए हमारे जो गरीब परिवार हैं, जो कि जिनको कि अगर एडवांस दे दिया जाए, उनको पैसे दे दिए जाए तो उनका जो है शोषण होना आसान हो जाता है। तो इस स्थिति में हमारे इस जिले के प्रबुद्ध जन, हमारे सभी सम्मानित सदस्य नर्मदापुरम के, जहाँ पर अभी मुन्नीलाल जी शायद घूम रहे हैं गाँव में, तो ऐसे परिवारों के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, हमारा उसमें क्या कर्तव्य हो सकता है, क्या हम उनके साथ बातचीत करके उनके दुख को सुन सकते हैं, उनको समझने का प्रयास कर सकते हैं, और क्या या हम उनके लिए कुछ मदद भी कर सकते हैं। ये मदद हम ये क्यों कहें कि हम अपनी तुलना सरकार से क्यों करें? क्या सरकार का ही सारा ठेका है? क्या सरकार के पास ही सारे संसाधन है? क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है? क्या हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं? क्या हम इतना आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़ करके ऐसे लोगों के प्रति कुछ अपने कम से कम उसकी दुख सुख भी नहीं सुन सकते हैं? मुझे लगता है कि पहला कदम हमारा औरों के दुख सुख सुनने की बात है, कि उनकी बात जब तक ये नहीं सुनेंगे, उनके कष्ट को नहीं सुनेंगे, उनकी स्थिति को नहीं समझेंगे, तब तक ये न सरकार मदद करेगी, क्योंकि सरकार तो सुन ही नहीं रही है, तो सुनेगा कौन? तो हम उसको सुनने का अगर प्रयास करते हैं शांतिपूर्वक, आराम से, तल्लीनता से, बिना उनको बताए कि वो दुख में है या परेशानी में है या उनका शोषण हो रहा है, उनकी कहानी तो सुने। तो ऐसा अगर हम करेंगे शायद उसका कुछ धीरे धीरे कुछ परिवर्तन होगा। अगर नहीं सुनेंगे, हम संवेदनशील नहीं रहेंगे, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को शायद सरकार के ऊपर सौंप देंगे, जनप्रतिनिधियों के ऊपर कर देंगे, और जनप्रतिनिधि सरकार के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में रह रहे हैं, वो अपनी तुलना की दुनिया में रह रहे हैं। उनके साथ कुछ भी होना, मुझे नहीं लगता है कि 100 में से 90 लोग भी इतने संवेदनशील होंगे, क्योंकि वो आगे की अपना रास्ता को ढूंढ रहे हैं। वो आगे देख रहे हैं कि मैं अब आगे कैसे बढ़ूं, मैं अगर वार्ड मेंबर बन गया हूं तो मैं प्रधान कैसे बनूं, प्रधान बन गया हूं तो मैं आगे कैसे पहुंचूं, आगे पहुंच गया हूं मैं केंद्र में कैसे पहुंचूं, केंद्र में मैं मंत्री कैसे बनूं। ये सब उनकी धारणा है, और वही जो जिसको हम रैट रेस कहते हैं, जो चूहे की दौड़ है, भेड़ चाल में सब लोग उसी में लगे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि हम धीरे धीरे ये जो परिवर्तन है, ये जो तुलनात्मक पर जो वह है, उसको हम समझें। और अभी 2 दिन पहले जब मैंने बातचीत की थी कि हम अभी नेपाल में हमारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था, उसका एक प्रभाव हुआ था हमारे टीम ने, भुवनेश्वर राय जी ने, रवि आदित्य जी ने और अपूर्वा ने बहुत मेहनत करके 5 दिन तक के लगातार, 6 दिन तक लगातार सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उनके साथ जब बातचीत की, तो कल मुझे उनकी समीक्षा करने का मौका मिला। कल एक मीटिंग में समीक्षा की, और उनसे ही मैंने बुलाया कि हमने 1-1.5 साल पहले जब आपके साथ कार्य किया था, उसका कोई प्रभाव भी पड़ा कि नहीं पड़ा, कि खुल के बताइए। ये ओपन मीटिंग थी, इसमें हमारे पतंजलि के भी बहुत उच्च स्तर के उपस्थित थे। तो उन्होंने कहा हाँ, हमें फर्क पड़ा। हमने कहा क्या फर्क पड़ा? उन्होंने कहा कि हमने जो जीवामृत बनाना सीखा, उसमें हमने जो 37 लोगों की प्रशिक्षण किया, उसमें से सफल केवल 20 लोग सफल हुए, लेकिन उन 20 लोगों ने करीब 500 लोगों को आगे करते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने कम लागत में, नगण्य लागत में, एक पूरी नगर पालिका के जो 500 लोग हैं वहां पर कुछ कार्य करने का उन्होंने खुद ले लिया। उन्होंने खुद अपना पैरों पर वो खड़े हो गए, और उसको उनके मेयर ने खुद अपने इस मीटिंग में सबके सामने रखा। तो ऐसी प्रक्रियाओं को हमने जन्म देने का प्रयास करना है, और ऐसी प्रक्रियाओं में जब हम बातचीत करते हैं
जिसमें कि लोग स्वयं अपने क्षेत्र के विकास के प्रति संवेदनशील होकर के, जागरूक होकर के कार्य जब करेंगे तो ये विकास स्थायी विकास होगा। नहीं तो ये सब अस्थाई है। ये आएगा, प्रोजेक्ट आएगा, चलेगा, जाएगा, लोग खा पी के सब भूल जाएंगे। तो ऐसा ऐसा कई जगह पर जब हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कई जगह पर हम स्वैच्छिक रूप से जब काम करते हैं, तो मुझे लगता है उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है। और हम संवेदनशील होकर के स्थिति को समझते हुए, दूसरों की बातों को समझते हुए जब हम काम करते हैं, उसमें हम निश्चित रूप से हमें उसकी हमारी प्रगति होती है। और ये प्रगति स्थायी प्रगति होती है। इसमें धीरे धीरे लोग स्वयं अपने हाथ पर अपने विकास को लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और उससे उनको भी मन में शांति होती है और उनको अच्छा लगता है, उनको एक सुखद अनुभूति होती है। और जहाँ पर वो कार्य करते हैं, जो गरीब वर्ग के लिए वो काम करेंगे, शायद उनका भी विकास स्थायी रूप से होगा। तो ऐसा करते हुए इस तुलनात्मक तरीके से जब हम चीज़ों को देखें, उसको समझने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। और हम अपने आप को आगे देखते हुए भी, आगे बढ़ते हुए भी, लेकिन पीछे को भी देखते हुए कुछ उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं कि अब आगामी 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाएगा। इस मृदा दिवस पर हम साथ मिलकर के और सम्मिलित रूप से क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में इस सदन में अभी चर्चा हो, उसके लिए मैं निवेदन भी करना चाहूँगा। और आने वाले समय पर एक कॉमन बैनर बना रहे हैं, योगाहार के नाम का भी बैनर उसमें बनेगा। तो हम अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घर में, अपने अपने समाज में, मोहल्ले में, गांव में, जहाँ पर भी हम उपस्थित हैं, जो भी हम काम मिट्टी को बचाने के लिए कर सकते हैं, मिट्टी के कार्य को बचाते हुए उसके प्रति जो भी उसमें हमारी गतिविधि है, उसकी उस दिन जरूर फोटो लें। और आपको एक गूगल लिंक भेजेंगे जिसमें आप अपनी फोटो स्वयं अपलोड कर लेंगे, और वो फोटो विश्व भर के जो अन्य स्थान हैं सबके साथ वो जुड़ भी जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन से देश में मृदा दिवस पर क्या गतिविधि हुई, उसकी फोटो क्या है, वहाँ पर क्या वो लोग कर रहे हैं और कैसे उसको मना रहे हैं। तो ऐसा करके हम करेंगे तो अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में, अपनी ही जगह पर, लेकिन हम विश्व के साथ जुड़ जाएंगे, विश्व के सामूहिक प्रयासों के साथ हम लोग जुड़ जाएंगे। और हम जुड़ते हुए न केवल अपने को देख पाएंगे, बल्कि उससे हम प्रेरणा लेकर के आने वाले समय पर जब भी हम मृदा संबंधी कार्य करते हैं, तो शायद हम और संवेदनशील होकर के, और ज़्यादा जागरूक होकर के अपने कार्यों को और बेहतर कर सकते हैं, और एक समाज जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं उसको एक बेहतर संदेश दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ विचार मेरे मन में थे। आज भी मैंने काफ़ी समय लिया है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम और ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत है, जो आज गणेश गौड़ जी ने उठाए हैं। और भी जो हमारी चर्चा हुई है उसके प्रति हम देखें कि हमारे अपने समाज के लोगों को हम क्या सपोर्ट दे सकते हैं। जो चीज़ आज मुन्नी लाल जी ने उठाई कि उस क्षेत्र के लोगों जो कि शोषित हो रहे हैं किसी कारण से, उनको, उनके लिए क्या सिस्टम बना सकते हैं। उसमें सरकार की भी मदद लेने की ज़रूरत है, उसमें अन्य संस्थाओं की भी हम मदद ले लें, लेकिन शोषण किसी का नहीं होने दें, इसके प्रति हम जागरूक रहें। और जो लोग शोषण कर रहे हैं उनको भी जरा ध्यान से देखना है, उनको समझना है कि उनके क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो ऐसे कार्य कर रहे हैं। उनकी क्या मजबूरी तो नहीं है, उनके मन में कोई और क्या चीज हो सकती है। इसको भी अगर हम समझेंगे तो हम दोनों पक्षों को समझते हुए इस तरह के कार्य में शोषण से कम लोगों को बचा सकें, ऐसा मेरा निवेदन है। मुझे लगता है आपको अगर मेरी बात उचित लगी होगी तो आप इस पर जरूर विचार करेंगे, और इस विषय पर आगे और चर्चा जब हमें करने की जरूरत पड़ी तो इसको निश्चित रूप से हमें करने की जरूरत है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। जी ओम, बहुत सुंदर आपने सर और नए विषय की तरफ हम लोगों को जो तुलनात्मक बात हुई है उसके लिए प्रेरणा दी है कि कुछ चीज़ें जो जिसमें हमें आगे बढ़ना है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी बात को यहीं कहते हुए, 2 हैंड रेस थे तो उनको साकरे मैडम और आदरणीय राव सर, तो पहले मैं साकरे मैडम को बुलाता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। जी।
सदन को ओम सदन को प्रणाम, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन करती हूँ कि योगाहार कार्यक्रम में ऐसे बड़े मार्मिक विषय आ रहे हैं जो समाज में और अपने देश में क्या क्या गतिविधि किसानों से लेकर के और अन्य क्षेत्रों में क्या क्या चीजें चल रही हैं, कहाँ कमियां हैं और कहाँ क्या करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सारे सदन में जितने भी उपस्थित सम्मानीय सभी योगाहारी अतिथिगण हैं और जो योगाहार परिवार के सेनापति के रूप में काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, निश्चित रूप से सभी अभिनंदन व बधाई के पात्र है। जैसे कि आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने अपने विषय को रखा कि जहाँ भी जिस क्षेत्र में उन्होंने देखा, प्रत्यक्ष रूप से देखा, तो उन्होंने ये निश्चित रूप से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की कि ये जो शोषण किसानों का हो रहा है कि कम पैसे देकर के, जो 1200 रुपये देकर के किसानों से जो सामान की धन धान्य की खरीदी हो रही है, एक प्रकार से शोषण है और वंचित या अशिक्षा का ये कहीं ना कहीं प्रभाव अभाव के कारण भी समाज का शोषण हो रहा है। दूसरा पक्ष हमने देखे कि सम्मानीय हमारे पवन जी भाई साहब ने जो संवेदना भरे भाव से विचार अपने प्रकट किए, तो ऐसा लगता है कि हमें चिंतन भी करने की आवश्यकता है कि जहां हमारी आवश्यकता है और सरकार की आवश्यकता है, दोनों का कैसे हम सहयोग लेकर के समाज में एक अच्छे वातावरण का, अच्छे भाव का और अच्छा हमसे क्या हो सकता है उसका सहयोग करे और एक वातावरण स्थापित करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगा कि ये भी एक बड़ा चिंतन का विषय है और बहुत ऐसा बड़ा क्षेत्र छूट रहा है हमारा, हम आगे भी बढ़ रहे हैं, विकसित भारत की कल्पना भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे छूट रहे हैं जो हमें पीछे लौट कर के, सम्मानीय पवन जी ने कहा कि पीछे लौट कर भी देखने की हमारी आदत और स्वभाव होना चाहिए। तो उसमें क्या है, हम मूल्यांकन की ओर भी जाते हैं और चिंतन की ओर भी जाते हैं। जैसे कि मैं एक चीज और बताऊंगी कि भाई साहब मुन्नीलाल जी भाई साहब ने कहा कि सरकार की भी कहीं ना कहीं गलती है, तो समाज के लिए भी ये एक बड़ा एक आह्वान है। अभी हमारे इस क्षेत्र में एक नई बात सुनने को आई भाई साहब की, बहुत वर्षों की पुरानी आम की अमरैया कट रही है, जो किसानों के पास में जा रहे हैं और वो पूरा का पूरा एक मोमेडियन परिवार काम कर रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं राजस्व विभाग से जो परमिशन है वो बड़े सहजता से कैसे वो मिल रही है, वो तो वहां तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन जब हमारे गांव की अमराई कटी तो एक पूरे गांव के लोग आए, उसमें जिनकी निजी जमीन थी वो आम की अमराई कटने लगी, दुख व्यक्त किए। हम कहीं उनको रोक पाते, तब तक वो आम के पेड़ जो 250-300 वर्ष पुराने पेड़ थे वो कट गए और एक वीरानता आ गई, एक उदासीनता आ गई, वातावरण एक जो खुशीमय आनंद का वातावरण था, जो बच्चे पूरे कई वर्षों से लंबे समय से आम की अमराई का आनंद लेते थे, वो उस चीज से वंचित ये गांव होने लगा। तो फिर कल्पना किए कि विचार किए कि ये सब कैसे हो रहा है, तो वही कहे कि अनुमति इन्हें मिल रही है इसीलिए इनको कुछ नहीं कर सकते और निजी जमीन है। तो सरकार से भी हमारा निवेदन ये है कि जहां तक सरकार को ये काम करना चाहिए कि भाई अनुमति इतने आम के पेड़ के लिए सरलता से क्यों दे दी है, जहां तक हम आवाज उठाएंगे तो लेट हो जा रहे हैं, आवाज उठाने तक तो पेड़ कट गए। तो निवेदन ये है कि आज तो समाज कहीं ना कहीं जाग कर भी सोया हुआ है, समाज को इतने जगाने वाले लोग है कहाँ, सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। तो सशक्त नेतृत्व की भी कमी कहीं ना कहीं हमें दिख रही है। समाज को अगर उठाने की बात कर रहे हैं तो समाज के लोग यही कहेंगे कि हमें क्या पड़ी है, दुख एक तरफ भी बताएंगे और दूसरी तरफ कहेंगे कि हमें करना भी कुछ नहीं है। तो योगाहार मंच के माध्यम से मैं निवेदन करूंगी कि सरकार को भी गंभीरता से, जो सरकार की क्षमता के अनुसार काम करने की आवश्यकता है, कि सरकार जो कर सकती है उसके लिए वो कहीं ना कहीं आज हमारे विचारों के लोग हैं, हमारी सरकार है, तो हम अपनी सरकार से अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि जैसे जैविक खेती की बात हम करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, वैसे हम पर्यावरण की भी अगर बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छा होगा कि इसको सरलता से अनुमति ना दे। और ये जो हम आज बड़े पेड़ कटते देख रहे हैं उससे हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं, पर्यावरण हमारा सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि उतने बड़े पेड़, उतने पुराने पेड़ तैयार करने को हमारे पता नहीं कितनी पीढ़ियां खोना पड़ेगा, कितने वर्ष लग जाएंगे।
क्योंकि छोटा पौधा लगा रहे। आज हम देख रहे हैं कि फोटो तक हम सीमित है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं कि पौधा लगाने के बाद में भी तैयार होने वाला पौधे के साथ में फोटो किसी की नहीं दिखती। अधिकांश हम ऐसी चीजें देख रहे हैं। तो सदन से निवेदन है कि इस आवाज को भी हम सरकार तक पहुंचाने की बात अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हमें पहुंचाना चाहिए, और जो हमारी क्षमता की करने की जी आवश्यकता है जी वो। ओम प्रणाम साकरे बहन जी, आपने बहुत एक और नई चीज पे ध्यान आकर्षित किया है। निश्चित रूप से हमारा सदन उस पर गंभीरता से विचार करेगा। आज अभी समय जो है बढ़ रहा है, कल अपन इस पर और चर्चा करेंगे आपकी बात पे। मैं डॉक्टर राउत जी को हम सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपनी बात कहे। जी ओम। जी ओम, धन्यवाद। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया चूंकि बात करनी थी, तो जैसे अभी इसकी बात की है हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुनीलाल भाई साहब ने बात की, तो इसके लिए कोऑपरेटिव में बहुत 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 काम हुआ है। और इसके लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ इसी के लिए बनाए गए थे कि किसानों को जो त्वरित आवश्यकता है वो उसकी आवश्यकताओं की